एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर बीएससी की केमिस्ट्री बड़ी टफ है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उससे बोला कि आप बीएससी को खुद टफ बनाते हो। अगर किसी टॉपिक को पढ़ना तो उस टॉपिक के भीतर घुस जाओ। अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को बाहर से सर्च करो, कहीं और देखो, ठीक है। क्योंकि टॉपिक मांगता है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बीएससी के टॉपिक बड़े बड़े होते हैं, टॉपिक मांगता है एक्सप्लेनेशन, और अगर वो एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आ गई तो आप उस टॉपिक को कवर कर लोगे। वैसे ही मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन, यानी कि वंडर वाल इक्वेशन की व्युत्पत्ति कैसे करोगे आप, कैसे निकालोगे वंडर वाल इक्वेशन। क्या होती है वंडर वाल इक्वेशन? p प्लस ए स्क्वायर अपॉन भी v माइनस बी आर इक्वल टू आर टी। इस समीकरण की करने वाले हैं हम डेरिवेट। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, और हेडिंग क्या हमारे पास? डेरिवेशन, ध्यान देना जरा, डेरिवेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है भाई, वंडर वाल इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। लो साहब, डाल दिया मैंने हेडिंग। देखना जरा ठीक से कितना इजी टॉपिक है ये आपका, किस तरह से आप इस टॉपिक को क्लियर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं मैं तुम्हें, आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी बराबर आरटी। तो पहले थोड़ा सा लिखवा दूं जरा, एक मोल आइडियल गैस के लिए, एक मोल आइडियल गैस यानी कि एक मोल आदर्श गैस के लिए, गैस, एक मोल आदर्श गैस का दाब मान लेता हूं मैं P, तथा आयतन मान लेता हूं मैं V। आयतन कितना मेरे पास? V है ना। एक मोल आदर्श गैस का दाब मैंने P मान लिया, तथा आयतन कितना मान लिया मैंने? V मान लिया। तो मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन आती है वो आती है PV बराबर RT। कितनी आ गई? PV बराबर RT। ये बताओ जरा, इस आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ R क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, T क्या है? यहाँ टेम्परेचर होता है। अच्छा, इस R कांस्टेंट जो है इसका मान कितना होता है यार? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो एक मोल आदर्श गैस का दाब कितना है? P है, और आयतन कितना है मेरे पास? V है। तो इक्वेशन आ गई PV बराबर RT। बस अब इसी इक्वेशन में कर देना हमें संशोधन। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए होती है? ये इक्वेशन होती है आदर्श गैस के लिए, और जो वंडर वाल इक्वेशन होती है वो होती है वास्तविक गैसों के लिए। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट आता है। यानी कि पीवी बराबर आरटी आदर्श गैस के लिए लागू होती है, और वंडर वाल इक्वेशन, ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए लागू होती है। और अगर दोनों में डिफरेंट देखना है आपको तो आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर देखना पड़ेगा। चलो मैं करवा दूंगा इस चीज को भी। तो सबसे पहले नंबर में ये डाल देता हूं कि वंडर यानी कि आदर्श गैस इक्वेशन में, आदर्श यानी कि वंडर वाल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना जरा, वंडर वाल इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए दो संशोधन किए जाते हैं। ध्यान देना, दो संशोधन किए जाते हैं, दो संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वंडर वाल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए आप आदर्श गैस इक्वेशन में दो संशोधन करोगे। पहला कौन सा? वॉल्यूम करेक्शन। सेकंड कौन सा? प्रेशर करेक्शन। पहला करेक्शन कौन सा होगा? वॉल्यूम करेक्शन। सेकंड कौन सा होगा? प्रेशर करेक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, कहीं नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, भाई यही तो नोट्स है जो लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला जो करेक्शन होगा हमारा वो होगा वॉल्यूम करेक्शन। क्या होगा मेरे पास? वॉल्यूम करेक्शन। जो मेरे पास पहला होगा वो होगा वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई आयतन संशोधन। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आयतन संशोधन कहते हैं। अब जरा डिटेल से देखना है जिसके बारे में जो मैं पढ़ाना जा रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये होगा कि भाई ये वाली जो गैस बनाई है मैंने वो कौन सी बनाई है? ये बनाई है मैंने आइडियल गैस। और ये वाली जो गैस मैंने बनाई है वो कौन सी बनाई है? ये वाली गैस बनाई है मैंने रियल गैस। ठीक है, तो दोनों में देखो डिफरेंट क्या अंतर है दोनों में, आइडियल गैस और रियल गैस में। तो अंतर क्या है? देखो, इनके अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है आइडियल गैस के। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये वाली गैस कौन सी है आपके पास, तो ये वाली गैस मान लेता हूं मैं आइडियल गैस। ठीक है, और ये है मेरे पास रियल गैस। ठीक है, तो जरा ध्यान देना है। अब देखो, इस रियल गैस, इस जो आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस का आयतन कितना है मेरे पास? V है ना। इस आइडियल गैस का आयतन कितना है मेरे पास? V है। ठीक है, रियल गैस, अब देखो जो कणों का आकार, आइडियल गैस के कणों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है।
ठीक है, कितना होता है, बहुत छोटा होता है। उनके अणुओं का आयतन भी कैसा होता है, नगण्य होता है। यानी कि आइडियल गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है, याद कर लेना, आइडियल गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है, लेकिन रियल गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। अब क्या होता है कि अगर गैस का मैं संपूर्ण आयतन लूंगा तो मेरे पास कितना होगा, गैस का संपूर्ण आयतन मेरे पास होगा भी, क्योंकि अणुओं का आयतन तो 0 है। लेकिन यहां देखो, यहां अणुओं का आयतन कुछ अलग होगा, और इस पूरी गैस का आयतन कैसा होगा आपके पास, जो ये गैस है पूरी, इसका आयतन अलग होगा। ठीक है, जो मेरे पास इक्वेशन थी पीवी बराबर RT, ये वाला जो वॉल्यूम आप आयतन देख रहे हो ना भी, ये क्या है, इस गैस का संपूर्ण आयतन है। ध्यान देना, आइडियल गैस का संपूर्ण आयतन है, क्योंकि यहाँ अणुओं का आयतन 0 है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो आप, इस पूरी गैस का आयतन मेरे पास भी है, और ये जो अणुओं का आयतन है ये भी हम इस आयतन में ऐड करेंगे, क्योंकि अणुओं का आकार यहाँ नगण्य नहीं है। ठीक है, नहीं माना जा सकता, अणुओं का जो आकार है वो यहाँ पर नगण्य नहीं माना जा सकता। अतः गैस के संपूर्ण आयतन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी आयतन यानी कि अणुओं का आयतन भी जोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार और रिपीट करवा रहा हूं मैं। तो आइडियल गैस का आयतन कितना मेरे पास V है, क्योंकि अणुओं का आयतन नगण्य है, तो टोटल गैस का आयतन कितना है मेरे पास V। यहां क्या हो रहा है, यहां भी टोटल आयतन मेरे पास V है, लेकिन अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है, तो आप इस अणुओं का आयतन क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। तो थोड़ी सी कहानी मैं लिखवा देता हूं तुम्हें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक पूरे का पूरा, है ना। तो क्या कहानी है वो देख लेते हैं आप। तो देखो, वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन, वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन, वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन, ध्यान देना जरा, संपूर्ण आयतन की तुलना में, संपूर्ण आयतन की तुलना में ध्यान देना, गैस के अणुओं का आयतन इस संपूर्ण आयतन की तुलना में, गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता है। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास गैस का आयतन है, ठीक है, गैस का यानी कि अणुओं का आयतन, ठीक है, गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। ताप बढ़ाओ या दाब बढ़ाओ, ताप तथा दाब का भी इस आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देना, नहीं पड़ता है, लो साहब, नहीं पड़ता है। ठीक है, ताप और दाब का भी इस आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इस आयतन को आपको क्या करना, इनके अणुओं के आयतन को आपको जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि इस आयतन को जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इस आयतन को जोड़ा जाना चाहिए। अब देखो जरा, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, स्पष्ट करता हूं, आपको समझ में आएगा आपके। ठीक है, पहले एक चीज समझ लो कि अगर गैस के भीतर अणु है, ठीक है, गैस के भीतर अणु है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, भाई मेरे पास ये गैस है, तो इस गैस के भीतर कोई भी ये वाला अणु मान लिया मैंने, तो इस गैस के भीतर यानी कि गैस के भीतर का जो अणु है, इस अणु के चारों ओर, इस अणु के क्या चारों ओर, इसके आयतन के 4 गुने आयतन में कोई भी गैस नहीं होती है। यानी कि गैस के भीतर लिख रहा हूं मैं, गैस के भीतर चारों ओर, गैस के भीतर अणु के चारों ओर उसके आयतन के कितने आयतन में, 4 गुने आयतन में। ध्यान देना जरा, 4 गुने आयतन में, 4 गुने आयतन में कोई गैस नहीं होती है, कोई गैस नहीं होती है। ध्यान देना, कोई गैस नहीं होती है, और इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको हम, इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, प्रभावी आयतन कहते हैं, प्रभावी आयतन कहते हैं। अब क्या होता है कि भाई आपको क्या प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है आयतन, क्या प्राप्त करना है आपको, संशोधित आयतन। तो कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये होगा कि अगर मैं संपूर्ण गैस के आयतन में से, संपूर्ण गैस के आयतन में से, ठीक है, क्या करने वाला हूं, संपूर्ण गैस के आयतन में से
प्रभावी आयतन क्या कर दूंगा, प्रभावी आयतन घटाने पर, प्रभावी आयतन घटाने पर संशोधित आयतन प्राप्त होता है, संशोधित आयतन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए संशोधित आयतन, संशोधित आयतन, 1 मोल गैस के लिए संशोधित आयतन ये होता है बेटे V माइनस के B, कितना होगा V माइनस के B। और N मोल के लिए, N मोल गैस के लिए, N मोल गैस के लिए संशोधित आयतन, संशोधित आयतन ये कितना हो जाएगा, संशोधित आयतन, तो ये हो जाएगा बेटे V माइनस के NB। ठीक है, जहां B क्या होता है, वैन डर वाल कांस्टेंट होता है, ध्यान देना V क्या होता है, वैन डर वाल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बोल्यूम करेक्शन। अब बात ये आती है यार कि जो मैंने बताया तुम्हें कि भीतर अणु के चारों ओर उसके आयतन के 4 गुने आयतन में कोई गैस नहीं होती, जैसा हम बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम। अब ये इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होता है, इफेक्टिव वॉल्यूम की कैलकुलेशन कैसे करोगे वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम की कैलकुलेशन। तो अब करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम। क्या करने वाले हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, तो डाल देता हूं मैं हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। घबराओ मत यार, टॉपिक इजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक गोला बना दो। लो साहब मैंने एक गोला बना दिया, फिर एक गोला बना दो, चलो साहब ये भी बना दिया। लो 2 गोले हो गए, हाँ हो गए 2 गोले। सेंटर बना दो, तो सेंटर ही बना दिया। इसकी रेडियाई कितनी है, इसकी रेडियाई R हो गई, इसकी रेडियाई कितनी है तुम्हारे पास, R हो गई। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है। ठीक है, ये एक अणु है क्योंकि अणु गोलाकार होता, और इस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यू, 4/3 पाई R क्यू। अच्छा ठीक है, अब जो है ना मैं एक बनाता हूं, ठीक है, इसको बोला जाता है इफेक्टिव वॉल्यूम। यही तो होता है, यानी कि अणु के चारों ओर उसके आयतन के 4 गुने आयतन में कोई गैस नहीं होती है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अणु के आयतन के चारों ओर उसके, अणु के आयतन के चारों ओर उसके आयतन के 4 गुने आयतन में कोई गैस नहीं होती है, बस हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इफेक्टिव वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम, इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्टिव वॉल्यूम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है। पहले जरा मुझे ये बताओ कि भाई 1 मोल गैस में, चलो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, 1 मोल गैस में, 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है बेटे, जरा मुझे ये बताओ, अणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या n बराबर होती है 6.023 गुणा 10⁻23। ये आपको पता होना चाहिए, एक जमाने से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, आवोगाद्रो नंबर। अब अगर अणु को आप गोला मानो, क्या मानते हैं अणु को हम, गोला मानते हैं कि भाई अणु को, ठीक है, गोला माना जाए, अणु को गोला माना जाए, अणु को गोला माना जाए, अणु को गोला माना जाए। ठीक है, तथा उसकी त्रिज्या कितनी हो, उसकी त्रिज्या मैंने कितनी मानी है बेटे, त्रिज्या कितनी मानी है मैंने, स्मॉल r हो तो, उसकी त्रिज्या स्मॉल r हो तो। ठीक है, तो एक अणु का आयतन निकाल लेता हूं मैं, एक अणु का आयतन। चलो साहब निकाल लिया मैंने एक अणु का आयतन। कितना होता है बेटे एक अणु का आयतन, 4/3 पाई R क्यू। अब निकाल लूंगा मैं संपूर्ण आयतन का, यानी कि संपूर्ण अणुओं का प्रभावी आयतन, संपूर्ण अणुओं का कौन सा आयतन, इफेक्टिव वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी आयतन। प्रभावी आयतन कितना हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो देखना मैं 4/3 कितना होता है, ये 4/3 पाई, यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ जाएगी, R प्लस R। देखो ये भी R है और ये भी मेरे पास क्या है, R है, तो ये त्रिज्या R हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, R हो गई, ये भी R है और ये भी R है। R प्लस R कितने हुए तुम्हारे पास, 2R हो गई है ना, तो पाई 2R का होल क्यूब, पाई 2R का होल क्यूब। तो ध्यान देना जरा, 2 का घन कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुणा कितना क्या तुम्हारे पास, 4/3 पाई R क्यू, 4/3 पाई R क्यू। ठीक है, समझ में आया कुछ। अब बात ये आती है, तो देखो जरा ये क्या चीज़ है,
4/3 पाई आर क्यू, तो 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। अब ये क्या निकाला मैंने, संपूर्ण अणुओं का प्रभावी आयतन निकाला। कितने अणु है मेरे पास, 2 अणु है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से भाग कर दूंगा। कहने मतलब ये होगा कि एक अणु का प्रभावी आयतन, एक अणु का प्रभावी आयतन। चलो साहब, जब एक अणु का प्रभावी आयतन निकालूंगा तो 1/2 गुणा 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 चौक 8, तो 4 गुणा या क्या 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4 गुणा एक अणु का आयतन। तो बेटे जरा मेरा प्रूफ हो गया, देखो ध्यान से देखना। मैंने बोला कि एक अणु का आयतन, यानी कि अणु का आयतन के 4 गुने आयतन में कोई भी गैस नहीं होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी आयतन कहते हैं। एक अणु के आयतन के 4 गुने आयतन में, ठीक है, यानी कि 4 गुणा एक अणु का आयतन, यानी कि एक अणु के आयतन के 4 गुने आयतन में कोई भी गैस नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम, यानी कि प्रभावी आयतन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और यही आयतन क्या होता है, यानी कि संपूर्ण आयतन में से प्रभावी आयतन घटाकर संशोधित आयतन निकाला जाता है। तो ये कैलकुलेशन हो गई मेरे पास किसकी, प्रभावी आयतन की। तो यहाँ रह गया तुम्हारे पास 2r का होल क्यू, ठीक है, 2r का होल क्यू आएगा यहाँ। तो ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी। मैंने क्या लिखा है कि भाई संपूर्ण अणुओं का प्रभावी आयतन, ठीक है, 4/3 पाई 2r का होल क्यू। तो यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारे पास 2r का होल क्यू। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास वॉल्यूम करेक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं प्रेशर करेक्शन। तो यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं। तो आप जानते हो वास्तविक गैस के अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जबकि आइडियल गैस के अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जरा आगे, तो डाल देता हूं मैं हेडिंग प्रेशर करेक्शन। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो यू नो कि अगर मैं गैस के भीतर की बात करूं, जरा ध्यान देना, ये है मेरे पास गैस के भीतर की कहानी। लो साहब, चलो मैंने गैस के भीतर की कहानी लिखी है। गैस के भीतर के बहुत सारे अणु होंगे, और जो अणु होता है ना वो ये वाला, मान लो ये वाला अणु है। ठीक है, चलो इसका अणु मान लिया मैंने, एक अणु मेरे पास ये है, ये अणु है मेरे पास, और एक अणु मेरे पास कौन सा, ये वाला अणु है, एक अणु मेरे पास ये। तो ये क्या करेंगे, देखो गैस के भीतर जो अणु होते हैं वो अपने चारों ओर के अणुओं से समान रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जितना फोर्स ये लगाएगा, ठीक है, उतना फोर्स ये भी लगाएंगे आपस में, ऐसे ये लगाएंगे, ऐसे ये लगाएंगे। ठीक है, तो परिणामी फोर्स कितना होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यानी कि गैस के भीतर के जो अणु होते हैं वो अपने चारों ओर अणुओं से समान रूप से आकर्षित होते हैं। पहला पॉइंट मैं ये लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि गैस के भीतर, देखो हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस के भीतर के अणु अपने चारों ओर के अणुओं से समान रूप से आकर्षित होते हैं। समान रूप से अणुओं से समान रूप से क्या होते हैं बेटे, आकर्षित होते हैं, समान रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। तथा परिणामी फोर्स कितना होता है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल आता है हमारे पास 0, परिणामी बल 0 होता है ना, 0 होता। अब बात ये आती है, ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि जब ये वाला अणु मान लो दीवार से टकराता है, काहे टकराता है, दीवार से टकराता है, चलो लो ये, ठीक है, जब ये वाला अणु जो होता है वो दीवार से टकराता है, ध्यान देना, जब ये वाला अणु दीवार से टकराता है तो पीछे के जो अणु आप देख रहे हो ना, ये इसको खींचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। अरे भाई जब खींच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन डाल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है, यानी कि जो मापित दाब होता है, जिसको बोलते हैं हम मेजर्ड प्रेशर होता है, वो आदर्श दाब से कुछ कम हो जाता है। ध्यान देना, आदर्श दाब से कुछ कम हो जाता है। यानी कि जब अणु दीवार से टकराता है तो पीछे वाले अणु इस अणु पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, यानी कि मेजर्ड प्रेशर होता है या फिर मापित दाब होता है, वो आदर्श दाब से कम हो जाता है। जबकि आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में अणुओं के बीच कोई फोर्स काम करता ही नहीं है। तो मैं ये पॉइंट लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर। क्या पॉइंट है मेरे पास, जब अणु दीवार से टकराता है, जब अणु दीवार से टकराता है, जब अणु दीवार से टकराता है तो पीछे के अणु, ठीक है, जब अणु दीवार से टकराता है तो पीछे के अणु
ठीक है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिस कारण जो मापित दाब होता है यानी कि मीजर्ड प्रेशर होता है, क्या होता है, मीजर्ड, जो मीजर्ड प्रेशर होता है, ठीक है, वो आइडियल प्रेशर से, किससे, आइडियल प्रेशर से कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान देना, कम हो जाता है, यानी कि जो मेजर्ड प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वॉल मैंने, ये मानी मेरे पास दीवार है, क्या मेरे पास ये दीवार मान ली मैंने, ये वाला अणु आ रहा है, ठीक है, ये इतने वेग से। अब क्या होता है कि जब पीछे वाले अणु होते हैं वो इसको रोक लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेशर इस पर लगाते हैं, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स इस पर लगाते हैं, जिसकी वजह से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आदर्श दाब से जो आपके पास मेजर्ड प्रेशर होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अतः क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको आदर्श गैस यानी कि अगर आपको आइडियल प्रेशर प्राप्त करना है तो इस मेजर्ड प्रेशर में से जो प्रेशर कम हुआ है वो भी जोड़ना पड़ेगा, उसको बोला जाता है संशोधित दाब। ठीक है, लिख दे जाऊं मैं, आइडियल प्रेशर यानी कि आदर्श दाब प्राप्त करने के लिए, आदर्श दाब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मापित दाब में, कौन से दाब में, मेजर्ड प्रेशर में, यानी कि मापित दाब में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटे, मापित दाब में संशोधित दाब भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि संशोधित दाब जोड़ा जाता है। अब अगर देखो मैं निकालूं यहां से आदर्श दाब, तो भाई आदर्श दाब निकालने के लिए आपको आदर्श दाब, इसको बोला जाता है आदर्श दाब आर इक्वल टू मापित दाब यानी कि प्लस संशोधित दाब, ठीक है। तो अब बात यहां आती है कि आदर्श दाब कितना गया मेरे पास, पी हो गया, मापित दाब कितना गया मेरे पास, ये पी मान लिया मैंने, और संशोधित दाब मान लिया मैंने पी ए, कितना मान लिया मैंने, पी ए, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि पहले इक्वेशन मैंने बना दिया, पी बराबर आर टी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। तो पी बराबर कितना गया तुम्हारे पास, पी आई बराबर पी प्लस पी ए, ठीक है। अब यू नो कि भाई आप जानते हो कि हमें निकालना संशोधित दाब, आप जानते हो कि जो आकर्षण बल होता है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, ध्यान देना जरा, आकर्षण बल जो होता है आपका वो अणुओं की संख्या के होता है समानुपाती, ठीक है, आयतन के होता है व्युत्क्रमानु, आयतन के वर्ग के भी समानुपाती होता है। देखो आकर्षण बल अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, घनत्व के वर्ग के भी समानुपाती होता है, और आयतन के भी कैसे होता है, ये आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चाहे हो तो उसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो, थ्योरी भी इसको आप लिख सकते हो। जब थोड़ा ध्यान देना, देखो आकर्षण बल जो होता है आपके पास, चलो ऐसे रहने दो यार, आकर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, और फिर डी का वर्ग यानी कि घनत्व का वर्ग, और आयतन के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यू नो कि भाई एक मोल गैस के लिए, एक मोल लिखवा रहा हूं मैं, एक मोल गैस के लिए संशोधित दाब यानी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v², यानी कि आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यही आकर्षण बल हमारा क्या हुआ, संशोधित दाब होगा, ठीक है। तो अब क्या आता है, देखो यहाँ पे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v², जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह डालूंगा मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा a/v², जहां ए क्या है ये बेटे, जहां ए जो है वह है वंडरवाल कांस्टेंट, क्या है ये, वंडरवाल, ठीक है, कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट है ये मेरे पास, ठीक है, वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया, जहां ए क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना है हमें कि इस पी ए का मान मैं क्या रखने वाला हूं, समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 से, कैसे, समीकरण 2 से, तो याद रहा मेरे पास पी आई बराबर हो जाएगा मेरे पास पी प्लस a/v², ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास देखो भाई संशोधित आयतन भी निकल आया, ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, संशोधित आयतन भी आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, आप तुम्हारे पास, और अब हमारे पास क्या निकल गया, आदर्श दाब भी निकल आया। तो अब आराम से जो है समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। देखो मैं लिखने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से। चलो पहले यहाँ तक का बाद में देखेंगे, इसको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं। समीकरण 1 है मेरे पास, पी भी बराबर कितनी है, आर टी। तो देखो पी भी बराबर आर टी, तो पी की जगह मेरे पास क्या आएगा, पी की जगह मेरे पास आएगा, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आएगा मेरे पास, देखो पी की जगह आ जाएगा मेरे पास पी प्लस कितना आ जाएगा, पी प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर, पी प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर। और जो मेरे पास आयतन आया है भी, वो आ जाएगा भी माइनस के बी, भी माइनस के बी, आर इक्वल टू आर टी, आर इक्वल टू आर टी। जहां पी है वहां मैंने पी प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर रख दिया, और जहां तुम्हारे पास कितना है, जहां आपके पास है भी है, तो भी की जगह मैंने रख दिया भी माइनस बी, क्योंकि यही क्या हमारे पास संशोधित आयतन है ना, भी माइनस बी। तो वॉल्यूम करेक्शन में यह आता, और तुम्हारे पास काय में आता है, प्रेशर करेक्शन में ए अपॉन भी स्क्वायर आ जाता। अब देखो ये क्या, यह 1 मोल गैस के लिए, यह 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए, गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है। क्या है, 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है। ये 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है, इक्वेशन है, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है, ये ध्यान देना, 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन है। और सपोज करो n मोल गैस के लिए, यदि गैस में n मोल गैस के लिए कितनी आ जाएगी मेरे पास, बताना जरा, n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के लिए ये आ गई मेरे पास p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर, ठीक है। और v माइनस के एन वी आर इक्वल टू, ये वही मेरे पास आर टी, यानी कि एन आर टी। और यही क्या है मेरे पास, यही क्या है, एन मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन होती है, यानी कि इसे वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। तो या तो ये वैन डर वाल इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए, और n मोल गैस के लिए यह है आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वॉल्यूम करेक्शन, और क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, प्रेशर करेक्शन, किस तरह से वॉल्यूम करेक्शन हुआ और किस तरह से प्रेशर करेक्शन हुआ, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।